स्वराज मिशन, आपकी आवाज। आप देख रहे हैं स्वराज मिशन और मैं हूं प्रकाश कुंज पांडे। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता और दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल जी जुड़े हुए हैं और आज हम इनसे कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जो कि अभी हालिया पिछले 10 दिन के बीच राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा के केंद्र बने हैं। और छत्तीसगढ़ की राजनीति को अगर देखा जाए तो 2021 में जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है उसका परिदृश्य बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। विजय जी, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों का बस्तर में चिंतन शिविर लगा। चिंतन शिविर में काफी मुद्दों पे आप लोग की चर्चाएं भी हुई और एक बहुत अच्छा वीडियो भी आप लोग का वायरल हुआ है जिसमें आप लोग बहुत ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं और बहुत ही उल्लासपूर्ण नृत्य था। उसमें खासकर आप और नंद कुमार डॉक्टर नंद कुमार साय जी और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी काफी ऊर्जावान होकर दिख रहे हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि आप लोग का जो चिंतन शिविर था उसका एजेंडा क्या था और आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग की क्या रणनीतियां हैं। सबसे पहले तो स्वराज मिशन के माध्यम से आप सबको नमस्कार, सभी सुनने वालों को, देखने वालों को। और ये प्रकाश पुंज की जो बातें आपने पूछी वो पार्टी का एक सिस्टम है। समय समय पे ऐसी बैठकें होती हैं, चाहे वो संगठन से संबंधित हो, चाहे सार्वभौमिक जब कोई बात होनी है, अनेक विषयों को लेकर कुछ चुने हुए उसमें लोग कभी सांसद थे, उसमें लोकसभा राज्यसभा लोग थे, हमारे सभी विधायकगण थे, कोर कमेटी के नामी सदस्य थे और राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता थे, हमारे प्रधानमंत्री तो वहाँ निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय नेतागण आके कोई 3 दिवसीय कार्यक्रम करे उसका महत्व तो है और पार्टी बहुत गंभीरता से बहुत सारी विषयों को चिन्हित करके 8 विषय थे और 8 सत्र हुए और अलग अलग विषयों की चर्चा हुई। क्योंकि पार्टी की चिंतन बैठक थी, इसलिए बहुत सारी चर्चा को हम मीडिया के माध्यम से बता भी नहीं सकते, पता नहीं होता है। कुछ अंदरूनी रणनीति होती है पार्टी की और वो हमारे लिए भी एक जिम्मेदारी पद पे होने के नाते हमारे भी दायित्व है कि उसको अपने करना और आने वाले समय में जो प्रतिसाद आएगा उसका वो आपके सामने रहेगा, जनता के सामने आएगा। और बहुत गंभीर चर्चा हुई क्योंकि हम लोग अभी 3 साल पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार में उस समय क्या था, वर्तमान स्थिति में क्या है, संगठन की क्या स्थिति है, संगठन को कैसे ठीक करना है, वर्तमान सरकार की बहुत सारी जो कमियाँ हैं उसको कैसे हम इशू बनाकर लोगों के सामने रखते हैं और लोग हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि हम किस तरह आगे आए, ये एक विषय है। सरकार की कमियों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। एक आप लोग की चिंतन बैठक में एक जो मुद्दा है काफी मीडिया में भर के आया है, जिस पे बहुत वाद विवाद भी हो रहे हैं, ये जो धर्मांतरण का विषय है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का विषय है, एक मास्टर की पिटाई भी हो जाती है तथा कथित किसी हिंदू संगठन द्वारा, वो किसी ने इससे जिम्मेदारी तो नहीं ली है। वहाँ पे टीआई के साथ में मारपीट और काफी जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पर एक वीडियो कल वायरल हुआ है जिसमें पत्रकारों को कोई ईसाई समाज के कोई रिप्रेजेंटेटिव वो प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि धर्मांतरण अगर हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और धर्मांतरण लोग अपनी इच्छा से होता है, कोई भी धर्म को अपनाते हैं और बाइबल पढ़ लेने से कोई क्रिश्चियन नहीं बन जाता है, कुरान पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता है, गीता पढ़ने से कोई हिंदू नहीं बनता है। इस प्रकार के उन्होंने बयान दिए थे। तो धर्मांतरण को के विषय पे जो आप लोग की
चिंतन शिविर में भी जो बैठक में भी जो ये एजेंडा पे डिस्कशन हुआ था, इसको लेके और ये जो प्रदेश में जो गतिविधियां हो रही हैं, जो पास्टर की पिटाई भी हुई, उसको लेके आपके क्या विचार है? अगर हमारे हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि को देखें तो सनातन धर्म से ही तो सब एक धर्म था और बाद में हम अनेक धर्मों को बढ़ते गए। ये सैकड़ों साल कहें, हजारों साल कहें। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल उद्देश्य ये है, सिद्धांत ये है कि अपने अपने धर्मों में आप लोग अपने अपने धर्मों में रहो और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। हिंदुस्तान सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देने वाली, सभी धर्मों को समान रूप से समर्पण भावना से आत्मसात करने वाली, ये हमारा हिंदुस्तान का स्वरूप है। और भारत ही ऐसा देश है तो सभी देशों से अलग है। लोकतंत्र के हिसाब से भी हमारा भारतवर्ष सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नाम से जाना जाता है और हम लोग यहाँ बहुत ही सौहार्दपूर्ण भाईचारा चलाते हैं। भले ही कालखंड बीतते गया, हिंदुओं ने राज किया, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया और इतने साल की गुलामी के बाद हमारे महापुरुषों ने इस देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी की उस लड़ाई में धर्म को छोड़ के, जातिवाद को छोड़ के सबने मिलकर इस देश के लिए अपनी कुर्बानी, पूरे परिवार तहस नहस हो गए, लेकिन अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं। और आज उसी का प्रतिफल है कि हम 75वें वर्ष की हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मन में सिर्फ वही भावना कि हमारे महापुरुषों ने जिस भाव को लेकर, आपसी एकता, आपसी सौहार्द को लेकर ये आज़ादी दिलाई है, उसको हम अक्षुण्ण रखें, स्थापित रखें और किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें। हम अपने देश के बारे में सोचें, देश के लिए जिए। देश बड़ा है, देश के आगे न ही धर्म है, न ही जाति है, न ही क्षेत्रवाद है, न ही बोली भाषा है। हम अनेक बोली भाषा, अनेक क्षेत्रवाद से भी में रहते हुए भी हम सब एक हैं, भारत माँ की हम हैं। इस भाव से यहाँ से रहें और वही मूल भावना भारतीय जनता पार्टी। हम सब भारत माँ के बेटे हैं, यहाँ विविध जातियाँ हैं, बोलियाँ हैं और विभिन्न संप्रदाय है, फिर भी अखंडता में भी एकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन जाति से एक बात याद आती है कि अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता ने एक विशेष जाति वर्ग के खिलाफ बहुत से प्रधान बयान दिए हैं, जो जिनको लेके टिप्पणी भी हुई और अब गिरफ्तारी भी हो गई है और वो बेलेबल धाराएं लगी थी, फिर भी उन्होंने बेल नहीं ली है। तो 86 वर्ष के बुजुर्ग को 15 दिन जेल में रहना और एक सीएम के पिता को एक जाति विशेष के विरुद्ध जो टिप्पणी है, इस पे आप ही क्या राय है? देखिए, अपराधी तो अपराधी, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का परिवार है। और भारतवर्ष की जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारे छत्तीसगढ़ की माटी की जो सुगंध है वो भगवान राम से जुड़ी हुई है। हम लोग भगवान राम को यहाँ के किसान भाई, मजदूर भाई और सभी धर्म के लोग उसको भांजे के रूप में मानते हैं। दुख के समय में भी भगवान राम ने यहाँ 14 वर्षों में 10 वर्ष बिताए। ये पावन पुण्य भूमि है और भारतवर्ष के भी एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो हमारे दिल में बसा है। तो ऐसे के बारे में गलत टिप्पणी करे, उस अपराधी को तो क्षमा करना खुद अपराध के बराबर है। और ऐसे अपराधी को 86 साल के रहे, 100 साल के रहे, 150 साल के रहे, उससे मतलब नहीं।
उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए दी जानी। और ये तो विलम्ब हो गया, इससे पहले योगी जी के शासन में एक बार फिर जेल गए थे और इतने साल तक घूम घूम के हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बात करें, किसी समाज को तोड़ने का प्रयास करें, ब्राह्मण समाज के बारे में गलत गलत टिप्पणी करें, ऐसे लोगों को, अगर ये तो हिंदुस्तान है, अगर दूसरे देश होते तो ऐसे लोगों को गोली मार देते, ये देखा गया है। लेकिन हम गोली मारने वाले लोग नहीं, लेकिन सजा मिलनी चाहिए। और इसमें तो बहुत छोटी धारा लगी है, वो बनावटी, अगर वो जमानत लेना चाहे नहीं लेना चाहे उनके ऊपर है। कल देखे पुलिस थाने में बैठ के टेबल में पूरी खा रहे हैं। हाँ, ये भी फोटो वायरल हुई है। वगैरह की बनावटीपन है तो तुरंत जेल में डालना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो अभी परसों ही बयान दिया था कि कानून मेरे पिता के ऊपर, मेरे पिता कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं और पिता के रूप में और बेटे के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पे वो भी एक आम नागरिक है मेरे लिए, और जो न्याय संगत सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। तो आपको क्या लग रहा है, सब लीपापोती हो रही है या सिर्फ एक ड्रामा है, या वाकई भूपेश बघेल की अंतर्यात्मा जाग गई है और वो मुख्यमंत्री के तौर पे जो उनके पिता ने जो अपशब्द और कुछ टिप्पणियां की हैं भगवान श्री राम और एक जाति विशेष के बारे में, तो क्या वाकई वो दिल से चाहते हैं कि उन्हें सजा मिले या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है? देखिए, पॉलिटिकल ड्रामाबाज तो भूपेश बघेल पहले से शुरू से है। बनावटीपना है, बनावटी तो उसके रग रग में है और इसमें भी पूरा बनावटीपना है। 3 साल होने को है और शुरू से उनके मुख ठीक है। वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे शासन में भी गलती हुई, उस आदमी को हमारे शासन काल में ही जेल में डाल देंगे। तो ये जो हुआ है वो बनावटीपना है। आज जब एक वर्ग विशेष सड़कों पर आ गए, वही ब्राह्मण समाज के लोग जब भगवान राम को गाली दे रहे थे तब सड़क पे नहीं आए, और जब उनके समाज के ऊपर, उनकी जाति के ऊपर टिप्पणी की तब सड़क में आए। तो ये जो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं, मैंने जब भी वक्तव्य दिया है, जब भी मैंने बातें कही हैं, खुल के बातें कही कि ऐसे आदमी को तुरंत जेल में डाले और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कांग्रेस की सरकार जब 2018 में आई थी तो उन्होंने शराबबंदी के ऊपर एक बहुत बड़ा उन्होंने वचन दिया था कि हम आएंगे सरकार में तो हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन विजय जी, ये देखने में आया है कि सरकार तो होम डिलीवरी करा रही है। कोविड टाइम में 50-50 रुपए एक्स्ट्रा देके होम डिलीवरी हुई है और सरकार तो खुद ही शराब बेच रही है। तो ये कथनी और करनी में अंतर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब लगभग 3 साल हो गए हैं। अब शराबबंदी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 75 साल से कांग्रेस की यही रही, आज की बात नहीं। चाहे वो केंद्र की सरकार में रहे हो, चाहे अनेक राज्यों की सरकार नहीं हो कांग्रेस की, सब जगह झूठ और फरेब और में ही वो टिकी हुई सरकार। कथनी और करनी में अंतर, कोई दमदार पार्टी, राजनीतिक पार्टी खड़ी नहीं थी सामने, इसलिए वो चल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी संगठित पार्टी है, संस्कारी पार्टी है, सिद्धांतों की चलने वाली पार्टी। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा हमारा नेता है देश, और एक एक सिपाही भारतीय जनता पार्टी का अब देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जीने के लिए, मरने के लिए तैयार है। और उसी का प्रतिफल है कि अब इनकी जो कलई है वो पहले बंद थी, वो खुलने लगी, और आज उसी का प्रतिफल है कि झूठ के पुलंदे को साथ में सरकार नहीं है। झूठ पर जो टिकी हुई सरकार है वो कब ढह जाएगी पता नहीं, ये दिख रहा है। और आप देख रहे हैं कि बनावटीपना से ये बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे जो राज्य अगर कोई है आर्थिक रूप से मजबूत तो छत्तीसगढ़,
जब छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से मजबूत है तो कर्ज से कर्ज क्यों लिए जा रहे हैं? आज मंत्रालय से लेके नीचे स्तर का अधिकारी और कर्मचारी पूरे सड़क पे थे, पूरे आंदोलित थे। ये पहली बार हुआ इस सरकार में कि पूरा मंत्रालय बंद हो गया। पहली बार ऐसा कोई सरकार है, मंत्रालय, सचिवालय और मंत्रालय बंद हुआ, पूरी तरह बंद हो गई। तब ले दे के जाके अभी 5% ये बढ़ा है, जबकि अधिकार माननीय मोदी जी ने अधिकार दे दिए डीए का जी, लेकिन ये क्यों पीछे है? बाकी राज्यों ने भी दे दिए। आज मात्र वैसे मतलब फिर से एक बार जब आर्थिक रूप से आप मजबूत हो, आप इकट्ठे दो, समय में दो, लेकिन जब से डिमांड कर रहे कर्मचारी अधिकारी एक अपने वादे में वो सफल नहीं हो पा रही है ये सरकार, और झूठ दर झूठ बोलते हुए आज तक नहीं। एक अंतिम प्रश्न विजय जी आपसे कि अभी देखा गया कि पिछले कुछ समय में लगभग 15 दिनों में छत्तीसगढ़ का लगभग पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में था, 3 दिन धरना दे रहा था और काफी मजेदार नारे लगे कि छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, दाऊद जी के साथ खड़ा हुआ है। सभी ने एयरपोर्ट पे देखा, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा। तो किससे अड़ा हुआ है ये? क्या हाईकमान से अड़ा हुआ है? और वहां पे जैसे छत्तीसगढ़ के प्रभारी ने कहा कि विकास की चर्चा करने गए थे, तो क्या कांग्रेस आला कमान के पास इतनी फुर्सत है कि वहां 54 विधायक पहुंच गए विकास की चर्चा करने? उसके अलावा महापौर भी पहुंच गए, कुछ सप्लायर्स भी पहुंच गए, निगम मंडल के सदस्य और नेता भी पहुंच गए। तो क्या वाकई इतना बड़ा विकास का मॉडल बना दिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, कि उसका ब्यौरा देने के लिए वहां भी गए और जब वहां समय नहीं मिला तो इनवाइट भी कर दिया गया है। सुना तो था कि 5 तारीख को आएंगे, लेकिन 5 तारीख निकल चुकी है। लेकिन ये किस विकास की चर्चा हो रही है? और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगभग 28 दिन तक प्रदेश को छोड़ के दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। वो बोलते हैं कि उनका स्वास्थ्य कारण से वहां हॉस्पिटल में चेकअप कराने गए थे। तो आप लोगों को क्या लगता है ये सब क्या चल रहा है? पूरे राष्ट्रीय पटल पे छत्तीसगढ़ की जो छवि जा रही है, जो सरकार की छवि जा रही है कि काम धाम छोड़ के, विकास छोड़ के वो विकास की चर्चा करने अपने आला कमान से 3-3 दिन वहां अड़े हुए हैं और नारे लग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, दाऊद जी के साथ खड़ा हुआ है। दिल्ली में नारे लगते हैं कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। और एक अंतिम इसी प्रश्न में मैं जोड़ देता हूं कि टी.एस. सिंहदेव तो फिर आप लोग के आदमी है, क्योंकि नंद कुमार बघेल जी ने कहा है, सीएम के पिता ने, कि टी.एस. बाबा तो आरएसएस का आदमी है और उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। तो आपके जो आदमी हैं, जो आपके आरएसएस के लोग हैं, जो आपके आरएसएस के नेता हैं, टी.एस. सिंहदेव अकॉर्डिंग टू नंद कुमार बघेल जी, तो क्यों आपके लोग ऐसा 28-28 दिन दिल्ली में डेरा दे रहे हैं? और क्यों ये पार्टी में ये जो खुल के जो गुटबाजी नजर आ रही है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? अब देखिए, वो इनका अंदरूनी मामला है, मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन 1-2 बातें जो आपने इंकित की है, मैं उनके नेता जाने, वो जाने, सोनिया जी जाने, राहुल जी जाने, उनका काम है। 3 राज्य, प्रमुख राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। पंजाब और राजस्थान वाले सभी विधायक, सभी मंत्री मिल के क्यों नहीं जाते अपने आला कमान को वहाँ के विकास की बातें करने, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि छत्तीसगढ़ के ही सभी विधायक, मंत्री, जिला पंचायत, महापौर सब मिलकर अपनी विकास की बातें करने लगे? मैं बोला ना कि पहले ही दिखावा और बनावटी बना, ये मुख्यमंत्री पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला के या क्या उनको जादू मंत्र दे के या क्या लालच दे के क्या उनको रेवड़ी बांटे हैं, निगम का बना दिए, किसी और को कुछ बना दिए,
जाओ खाओ पियो ऐश करो लूटो छत्तीसगढ़ को, मैं तुमको नहीं बोलूंगा, बस मेरे प्रचार में। ये उनकी रणनीति है और उसी का एक स्वरूप दिल्ली में दिखा है। दूसरे तरफ उनके पिताजी, मतलब उसके बेटे के खिलाफ जो भी जाए वो गलत है, वो गलत। सिर्फ उसका बेटा ही सही है। इससे पहले भी उन्होंने कई कांग्रेस के आला नेताओं को जयचंद कह के बुलाया था। हाँ, उसके बेटे के खिलाफ जो भी जाए वो गलत है, उसके बेटे की गुलामी करे वो ठीक है। जैसे बहुत सारे मंत्री कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, अपने स्वाभिमान को, अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को बेच के गुलामी में लगे, सिर्फ पद के लिए, सिर्फ मंत्री बनने के लिए। मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाऊं, ऐसे ऐसे वहां पे मंत्री हैं जो मेरे दिल से मैं बहुत सम्मान करता था, लेकिन आज जब देखता हूं उनकी स्थिति तो मेरे मन में भी ये होता है कि ऐसे लोगों को सम्मान करेंगे। उसके विभाग का पता ही नहीं रहता उसको कि मुख्यमंत्री जो है कर दिया, आज ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ देखें कि एसपी 3 महीने नहीं रहा, फिर ट्रांसफर हो। तो ये स्थिति है, ये एक विभाग की नहीं सभी विभाग। और जिस तरह रावण की प्रवृत्ति थी कि मैं बड़ा और मेरा बेटा बड़ा, बस वही स्थिति। राम को गाली देने वाला, रावण की प्रवृत्ति रखने वाला उसके पिताजी हैं और उसी का लक्षण उसके बेटे में ये दिख रहा है। ले गए सब कौरव टाइप के, ले गए सब गड़िया दसान वहां पे। अरे कुछ बात है कि ये शिवदेव बाबा जी भी बहुत सीनियर लीडर है, बहुत जीनियस है, बहुत सम्मानी है। और अगर कुछ बात नहीं होगी, अगर कहीं आग लगेगी तभी धुआं उठेगा, कुछ बात तो है, तब तो ये बातें आएंगी। नहीं तो एक लाइन में खारिज कर देते। क्यों राहुल जी और सोनिया जी गंभीरता से उस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं उनके सीनियर। अगर कहीं कहीं बात है, और ये तो झूठा है, झूठ बोल के जो सरकार बनी है, और वही झूठ का पुलिंदा तो टीएस सिंह जी बनाते ना, वो भी तो इस पाप के भागीदार है ना, उनको भी तो सजा मिल रही है, दौड़ रहे इधर उधर। और ये तो जो बोलेगा उस पर नहीं कर रहा है, उनका तो शुरू से आदत, आज का नहीं शुरू से, मैं मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए मैं शुरू से जानता हूं, जो कहेगा उसको नहीं करेगा, झूठ बोलना, मक्कारी करना और लोगों को बेवकूफ करना। आज दिख रहा है कि ये शिवदेव की जोड़ी अमर जोड़ी थी जी, ऐसे जोड़ी थी कि ऐसा स्वरूप था कि इन्हीं दोनों के द्वारा ही कांग्रेस की अभी सरकार बनी, और इसीलिए कोई बात हुई है वहां पे। और कई लोग बोलते हैं कि ये तो सत्य बात है, अगर सत्य है तो इनको तो बुला के देना चाहिए कि आइए मित्र, आपको मैं अपना जो कई भी बातें हमारे नेताओं की जरूरत है उसको कर रहे हैं, बाकी हो जाने, इसका काम जाने, लेकिन एक मुख्यमंत्री का क्या चरित्र है वो मैं आपको बताना चाहूँ। तो धुआं उठा है, मतलब आग जरूर कहीं लगी होगी। एक जाते जाते अंतिम प्रश्न, 2023 के चुनाव में क्या बीजेपी की तरफ से आप चेहरा होंगे? देखिए, ये बात तो मैं कतई नहीं मानता, मैं कोई चेहरा नहीं हूँ, न आगे मेरा कोई ऐसी भावना है। भारतीय जनता पार्टी है, कमल छाप है, सिर्फ हम लोग के लिए जो चेहरा है वो कमल छाप है, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है। और जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी में जैसे पारिवारिक पीढ़ी नहीं चलती, यहाँ तो किसको कब कहाँ मौका मिल गया, ये पार्टी की यही खासियत है। इस पार्टी ने नीचे स्तर के लोगों को भी ऊपर उठा के सम्मान किया। डॉक्टर रमन सिंह जी पार्षद से लेके मुख्यमंत्री बने, आज माननीय रमेश बैस जी पार्षद थे और आज राज्यपाल हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े उदाहरण। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो कह रहे मेरी कोई भावना नहीं है और हमारी सरकार निश्चित रूप से 2023 में आएगी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो केंद्र में सरकार बनी फिर से आएगी।
हम रहे ना रहे, देश रहे, ये मेरी भावना है। हम रहे ना रहे, हमारा छत्तीसगढ़ का सम्मान बना रहे, छत्तीसगढ़ को हम बचा के रखें, यहाँ के संस्कार को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के मजदूर किसान की भावनाओं को हम सम्मान करते हैं, उनको आगे बढ़ाएं, ये मेरी भावना है। बहुत अच्छी बात कही विजय बघेल जी ने। दिल्ली से कुछ खबरें चल के आ रही हैं कि इस बार कुछ बेदाग छवि और कुछ परफॉर्मेंस के बेस पे बीजेपी चेहरा का चुनाव करेगी। और मुझे जो मेरे सोर्सेस ने कहा है कि डॉक्टर नंद कुमार साय और विजय बघेल में कोई चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि विजय बघेल जी सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले और कांग्रेस की जो एकमात्र सीट थी उस सीट को फतेह करने वाले जो 10-10 विधायक, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मंत्रियों का गढ़ रहा, और 6 महीने में ही उस किले को विजय बघेल जी ने बेच के अपने नाम कर लिया और बीजेपी की झोली में डाल दिया, वो भी प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन से। और डॉक्टर नंद कुमार साय जिन्होंने 1970 से नमक नहीं खाया है और एक बेदाग छवि और एक बहुत ही परफेक्ट चेहरे के हिसाब से उनकी इमेज है, और राष्ट्रीय लेवल पे वो भी काम कर चुके हैं, आप भी राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये कॉम्बिनेशन में चुनाव लड़ी जाएगी या चेहरा ही नहीं होगा, अगेन मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि चर्चाएं आपके नाम की काफी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय करते हैं, उनका निर्णय सिरोधार होता है, और ये हमारी परिपाटी है। जहां तक आपने कहा कि आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो लोकसभा की जीत हुई कोई विजय बघेल की जीत नहीं है, वो एक आम जनता और आम कार्यकर्ता की जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो आभा मंडल है उसकी जीत, और देश में एक वो चल रहा था कि हम अगर देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ लोकसभा में लाएंगे। दूसरी तरफ मैं सौभाग्यशाली हूं कि दुर्ग से मेरा नाम, मैं तो एक प्रतीक था, मैं तो एक छोटा सा विजय बघेल, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने इतना प्यार, न मुख्यमंत्री का सुने, न यहाँ गृह मंत्री का सुने, न कृषि मंत्री का सुने, न यहाँ पीएचई मंत्री का सुने, सारा जुमला यहाँ लगा हुआ था। उनकी ताकत के आगे जो जनता और हमारे ईमानदार कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी ताकत उनको दबा के रखी, और उस ताकत के बदौलत ही आज सबसे ज्यादा वोट से जीतने का एक सौभाग्य मुझे मिला। नाम मेरा था लेकिन जीत सबकी थी, और वही जीत बरकरार रहे। लोग तो आते हैं चले जाते हैं, आज हम रहेंगे कल कोई और रहेगा, लेकिन हमारी पार्टी यहाँ हमेशा हमेशा स्थापित रही। तो ये थे विजय बघेल जी, सांसद दुर्ग के, जो कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में चेहरा बन सकते हैं। लेकिन जितने मुखर ये हैं उतने ही सौम्य भी हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज जनता ने इस साक्षात्कार के माध्यम से देखा कि कितनी अच्छी भावना है। अहंकार नहीं है, लेकिन उतने ही बेबाकी से बात भी करते हैं, और जो आने वाले समय में परिणाम होगा जनता तो सब कुछ देख रही है, लेकिन जो भी होगा छत्तीसगढ़ में बहुत ही रोचक होगा। 2023 का चुनाव मुझे लगता है कि अब तक के सबसे ज्यादा रोचक चुनाव में से एक होने वाला है। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट, और ऐसे ही एक नए मेहमान के साथ हम फिर अगले एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वराज मिशन, आपकी आवाज। स्वराज मिशन, आपकी आवाज।